हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चल रही है। तो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, यूपी पीसीएस, जितने भी मतलब वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन सारे के सारे। तो देखो, इसको लगाते रहो। आने वाले एग्जाम में यूपी पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, यूपी पीटी का भी एग्जाम हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीरीज। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहते हैं? तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो उनका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीट किए, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो जीवमंडल आरक्षित स्थानों में मतलब किसी को रिजर्व नहीं किया गया, इनमें से कौन सा क्षेत्र है? ग्रेट निकोबार है, सुंदरबन, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी। तो इनमें से किसको अभी भी जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं डाला गया है? तो ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टू का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ग्रेट निकोबार आपका, सुंदरबन हो गया, नंदा देवी हो गया, इसको आरक्षित क्षेत्रों में डाल दिया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो निम्न तापीय जो इंजन होते हैं उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? मतलब क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहा है ये। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। मतलब जैसे हमारे यहाँ जीएसएलवी का है मार्क 3, तो उसके लिए आपको निम्नतापी क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती है। या आपको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसके लिए भी आपको निम्नतापी इंजन की जरूरत पड़ती है, क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती है, मतलब लॉन्ग रेंज के लिए, ठीक है। हैवी पेलोड और लॉन्ग रेंज के लिए आपको निम्नतापी इंजनों की जरूरत पड़ती है। और 3 स्टेज होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्टेज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 3 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो बादल जो है ना वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? क्योंकि उनका घनत्व जो होता है ना कम होता है, इसलिए वो वायुमंडल में तैरते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत बार इनको रिपीट किया जाता है, ठीक है। 4 का डी इज द आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अरावली तो आपको पता होगा, अरावली आपकी गुजरात, राजस्थान वगैरह, हरियाणा और दिल्ली वगैरह में फैली हुई है। सतपुड़ा रेंज भी आपकी कहाँ पर फैली हुई है? सतपुड़ा रेंज जो है ना आपकी मध्य प्रदेश वगैरह में फैली हुई है और महाराष्ट्र में भी आ जाता है। सह्याद्री की बात करते हैं तो सह्याद्री तो बहुत सारे राज्यों में है, केरल में हो गया, गोवा में हो गया, कर्नाटका में हो गया, महाराष्ट्र वगैरह में हो गया, तो सह्याद्री। लेकिन अजंता है ना, अजंता की पर्वत श्रेणी है, ये केवल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो 5 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा। ये केवल महाराष्ट्र में पड़ती है, एक ही राज्य में, ठीक है। 5 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को बंगाल की खाड़ी में किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगाली जो थे ना वो लूटपाट का अड्डा बना रखे थे, किसको? हुगली को। तो ध्यान रखेंगे 6 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा जिन्होंने अच्छे से इतिहास पढ़ा है तो उनको पता होगा मोडी लिपि के बारे में। तो मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता है? वदियरों के, जमुरिनों के, होयसलों या मराठों के? तो ये मराठों के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो मोडी लिपि थी ये मराठों से संबंधित थी। तो 7 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि सुमाकर लेवी। तो सुमाकर लेवी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, जो हमारा भेजा गया था। तो सुमाकर लेवी का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता है? तो सुमाकर लेवी का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? प्लूटो, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो ये किया जाता है आपका बृहस्पति, ठीक है। 8 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय का जो विस्तार हुआ था अराकानियोमा। तो अराकानियोमा कहाँ पर स्थित है? अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है। 9 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी कमेंट करो कि म्यांमार की राजधानी क्या है, ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो 9 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, कौन काम करता है? उत्तल लेंस, दर्पण या उत्तल लेंस या दर्पण? तो पानी का बुलबुला पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? तो ये करता है उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि अमृतसर से दिल्ली होकर कलकत्ता तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, तीनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करो कि कितनी है राजमार्गों की संख्या, कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है, कि कितने राजमार्ग हैं अमृतसर से लेकर दिल्ली से कलकत्ता तक। तो 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जनजातीय लोगों को आदिवासी किसने कहा था? इसका प्रयोग करने वाले थे ठक्कर बप्पा जी। कौन थे? ठक्कर बप्पा जी थे, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी ने किस शब्द का प्रयोग किया गया था? अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो 12 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। और ये करके जल्दी से बताओ महात्मा गांधी ने किस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये किया था आपका जैन धर्म ने। तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, महायान, बौद्ध, लोकायत, ये किया था आपका डी ऑप्शन डाल लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म, ठीक है,
ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर अणुव्रत सिद्धांत की बात कर रहा है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। तो 13 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अछूत जातियों के संबंध में हरिजन, देखो यहाँ पर आ गया। चलिए, अछूत जातियाँ जो पहले बोली जाती थी उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। 14 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती। तो बर्रा डकैती का स्थान कहाँ है? अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का, तो ये वर्ड बहुत गलत है। तो क्रांतिकारियों का रखो, क्रांतिकारियों को पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य, क्योंकि क्रांतिकारी कभी आतंकवादी नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता, क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे, खुद के देश में ही रहकर खुद को ही आज़ादी नहीं मिल रही है, तो उन्हें आतंकवादी नहीं, मतलब अंग्रेज कहते थे उन्हें आतंकवादी, लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा है यहाँ पर कि क्रांतिकारियों का पहला जो महत्वपूर्ण साहसिक कार्य था बर्रा डकैती। तो उन्होंने बर्रा डकैती कहाँ पर करी थी? देखो, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था तो टेढ़ी तो करनी पड़ती है, तो इसलिए ये की गई थी। कहाँ पर की गई थी बर्रा डकैती? ये आपकी की गई थी बर्रा डकैती मुंबई में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में या मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसको किया गया था आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, इसको किया गया था आपका पूर्वी बंगाल में। ठीक है, तो बर्रा डकैती कहाँ के लिए फेमस थी? पूर्वी बंगाल। 15 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो भाई डीजल से तो प्रदूषण होता है, कोयले से उससे भी ज़्यादा होता है, केरोसिन भी जलता है तो धुआं निकलता है। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन सबसे कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, होता है लेकिन कम होता है। तो 16 का हमारा सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो किया था वो साबरमती से किया था। 17 का सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले थे ये अरबवासी थे। ठीक है, 18 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और किस संदर्भ में? भारत की जनता के संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उल्का क्या है? तो उल्का क्या होता है? उल्का क्या होता है कि बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं उल्का। ठीक है, जब बाहरी वायुमंडल में आते हैं, जैसे पृथ्वी हमारी, तो पृथ्वी में जब वो बाहर से कहीं आप कह सकते हो कि मंगल का जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वहाँ से निकल के आ जाते हैं, या किसी बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बढ़ता गोला हुआ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उल्का। ठीक है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता है तो जलने लगते हैं ग्रेविटेशन के कारण, उसे हम उल्का बोलते हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना करी थी? तो इनमें से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना करी थी? ये थी लोपामुद्रा। कौन थी? लोपामुद्रा। 20 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो काफ़ी विदुषी महिलाएं रही हैं, ज्ञानी रही हैं, जैसे लोपामुद्रा हो गया, गार्गी हो गई आपकी। ठीक है, लोपामुद्रा, गार्गी काफ़ी फेमस नाम है इनके। तो 20 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो गुप्त काल में जो लिखे गए संस्कृत नाटक, उनमें स्त्री और जो शूद्र थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? ये बोला करते थे प्राकृत। कौन सी बोलते थे? प्राकृत। तो 21 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत बोला करते थे। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण का शुष्कन से रक्षा करती है? तो कौन सी कला है इसमें परिवर्तनशील भ्रूण का शुष्कन से रक्षा करती है? वो कौन सी कला है? ये है आपकी एमनियन। ठीक है, ध्यान रखेंगे एमनियन है। तो 22 का एज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बायोलॉजी कितना उच्च लेवल का क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ रखा है, तो काफ़ी अच्छा डीपली पढ़ के जाओ। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं बार इस टाइप के क्वेश्चन। तो 22 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जिप्सी लोगों का मूल जो स्थान है, मतलब यहाँ से जनजातियों के मूल स्थानों के बारे में भी एग्जाम में बहुत डालते हैं। तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ पर है? तो जिप्सी कहाँ रहते थे? तो जिप्सी जो रहते थे ये आपके रहते थे, मूल स्थान इनका भारत। जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान था वो भारत था, लेकिन जिप्सी प्रजातियाँ आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। 23 का बी सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? तो दूरदर्शन के प्रसारण में जो आपकी श्रव्य तरंग संकेतों का प्रेषण करने वाली जो तकनीकी है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम आवृत्ति मंडलन। बोलते नहीं, इतने फ्रिक्वेंसी सेट करो यहाँ पर 98.4 FM मतलब सेट करिए आप, तो आपको गाने वाने सुनने को मिलेंगे, अलग अलग चैनल्स आते हैं। तो यही है 24 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा है? तो ये है आपका एशिया। कौन सा है? एशिया। तो एशिया महाद्वीप जो ना वो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। तो ध्यान रखेंगे 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम इनको रिपीट किया जाता है, इसलिए इनको देखो, एक दो बार देखो, रिवीजन कर लो, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट ही करते हैं, बार बार नया नहीं बनाते कुछ। तो चलिए इसी तरीके से लगातार देखते रहो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। अच्छी लेते हैं बहुत है। जय हिंद।